डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, टेक्निकली क्या है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। क्लियर? टेक्निकल टर्म क्या है इसमें कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। सही है। सो जी इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू 1I/v। ओके स्टूडेंट, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स या पर ओम, या इसे हम साइमन भी कहते हैं। सही है। फिर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? ये डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी पे। और कैसे? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। टेक्निकल टर्म क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, क्लियर है, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और इसे सिंबलाइज करते हैं किससे? सिग्मा से। यानी ये क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और रेसिप्रोकल है तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू 1/, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/रो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? कंडक्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सो यदि हम रिलेशन यूज़ करते हैं रो इज इक्वल टू E/J, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और जे क्या है? करंट डेंसिटी। सो एक नए रिलेशन को हम बना सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन क्या हो जाएगा? E। सही है, लिखा जा सकता है। रेसिप्रोकल टर्म यूज़ करके हम ऐसा बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। फिर होता है इसी रिलेशन का यूज़ करके हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और म्यू क्या है? म्यू क्या है यहाँ पे? मोबाइलिटी। सही है। नाउ इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। नाउ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज़ द पर ओम पर मीटर। कंडक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? पर ओम पर मीटर, या फिर हम लिख सकते हैं साइमन पर मीटर। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्म क्या है? इसे हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये क्या है डियर स्टूडेंट? दिस इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टर्म स्टडी करने जा रहे हैं, करेंट डेंसिटी। क्लियर? करेंट डेंसिटी, यही जे को हम क्या कहते हैं? करेंट डेंसिटी। सिग्मा क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वंस अगेन हम लोग इसे अब डिटेल में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द करेंट डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, लिसन वंस अगेन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्या लिखा जा रहा है? पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर? पर सेकेंड, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर क्या कहने जा रहे हैं कि जो करंट डेंसिटी है J, वो क्या है वास्तव में? चार्ज फ्लो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्लियर? तो ये जो Q/T है वो क्या बन जाएगा? करंट हो जाएगा, और ये है एरिया। यानी बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया है। यानी कि यूनिट एरिया में करंट की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक छोटा सा यहाँ फिगर बनाया है मैंने,
आप देख सकते हैं इसमें एक एरिया हमने कंसिडर की है और इस एरिया में एज एग्जाम्पल ये 3 लाइन क्या है करंट की जा रही है। क्लियर है? सो इस एरिया में करंट का क्या कंट्रीब्यूशन है, दैट मीन्स एरिया करंट पर यूनिट एरिया। और कंडीशन क्या है, नॉर्मल एग्जिट होना चाहिए और नॉर्मल एंटर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज कीप इन द माइंड नॉर्मल एंट्री होगी और नॉर्मल ही एग्जिट करेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम करंट डेंसिटी स्टडी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आइए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सो इन जनरल क्या हुआ, an इज इक्वल टू हम ले रहे हैं a cos थीटा। ये ना टर्म कैसे यूज़ किया जा रहा है, सपोज़ कर रहे हैं कि अगर एरिया हमने नॉर्मल ना लेकर किसी एंगल पे हमने लिया, एरिया क्या लिया, इंक्लाइंड ले लिया। नॉर्मल ना लेकर कैसा लेना चाह रहे हैं, इंक्लाइंड। तो हमें इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट लेना पड़ेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, an। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इस जो नॉर्मल एरिया मैंने ली है, इस इंक्लाइंड एरिया ए का वो क्या है, an इज इक्वल टू a cos थीटा। सही है? सो अब लिख सकते हैं बाय द डेफिनेशन j इज इक्वल टू आई अपॉन an। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, आई अपॉन an। सो आई अपॉन क्या हो जाएगा, a cos थीटा। सही है? अब हम इसे टेक्निकली लिख सकते हैं i इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट लिसन हियर, आई अपॉन क्या था, a cos थीटा। तो अब मैं लिख रहा हूँ i इज इक्वल टू a cos थीटा का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, j में। सो i इज इक्वल टू हो जाएगा j a cos थीटा। सही है? अब इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, वेक्टर j डॉट वेक्टर a। यहाँ से एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या प्रूफ हो रहा है यहाँ से, करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे प्रूफ हो गया, बिकॉज ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। सही है? नाउ मैं एक बार फिर से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे आर्बिट्ररी एक एरिया लिया जो कि इंक्लाइंड है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ये क्या है, इंक्लाइंड है। तो हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एक नॉर्मल एरिया लेनी होगी और वो नॉर्मल एरिया क्या है, an इज इक्वल टू a cos थीटा। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग j इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i अपॉन an। नाउ तो i अपॉन क्या हो जाएगा, a cos थीटा। सो i इज इक्वल टू j a cos थीटा या फिर वेक्टर j डॉट वेक्टर a। और इसी डॉट प्रोडक्ट से हमने डिफाइन किया कि करंट क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ और इंटरेस्टिंग टर्म स्टडी कर लेते हैं। उसमें क्या है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सही है? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होती है। और डायमेंशन क्या होता है, देखिए L-2 एम्पियर। डायमेंशन क्या है, L-2 एम्पियर। राइट। नाउ अगला टर्म क्या है कि फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर फॉर वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। मतलब ये कहने का है कि अगर यहाँ पे एक मोटा एरिया है और आगे चल के वो एरिया क्या हो गई, पतली हो गई, तो यहाँ का एरिया क्या है, A1 मान लेते हैं और एरिया यहाँ की क्या है, A2। सही है? अब ये एरिया A1 ग्रेटर देन क्या है, A2। ओके स्टूडेंट, तो जहाँ की एरिया ज़्यादा होगी, जहाँ एरिया ज़्यादा होगी वहाँ की करंट डेंसिटी क्या है, कम हो जाएगी। क्लियर? और यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। दैट मीन्स यहाँ मान लेते हैं J2 और यहाँ मान लेते हैं J1। ओके, और डेफिनेशन क्या है, J इज इक्वल टू I अपॉन A। सही है? बट याद रहे करंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही है? अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता तो J किस पर डिपेंड करेगा, सीधे एरिया पर डिपेंड करेगा। सही है? एरिया कम है तो वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है। यही हम समझाना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि करंट डेंसिटी जो है करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे करंट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे करंट की डेंसिटी क्या है, कम है।
सही है। तो एरिया कम हो गई तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एरिया के कम होने का मतलब कि वहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा। ओके स्टूडेंट, आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एंजॉय करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।